नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह इसराइल के अंदर घुस गई है और बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यही वो चीज़ थी जिसका इसराइल को सबसे ज़्यादा डर था, इसी के लिए वो इंतज़ामात कर रहा था, लेकिन सब चीज़ें नाकाम हो गई और बड़ी बहादुरी के साथ हिज़्बुल्लाह ने अंदर घुसकर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। और इसराइल के लिए गज़ा पर कब्जा करना तो बहुत मुश्किल की बात है, उसके अपने इलाके बचाना अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ साथ यमन ने जो इसके जहाज पकड़े हैं, इसराइल की एक तो सप्लाई लाइन कट चुकी है और उसके साथ साथ उसकी इकोनॉमी को बहुत धचका पहुंचा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोजाना की बुनियाद पर उसको नुकसान हो रहा है। वो अहम तरीन तफसीलात भी बताएंगे। और यमन तो रुकने का नाम नहीं ले रहा और मजीद इनके शिप्स जो है उन पर कब्जा जमाया जा रहा है। और जापान को एक खास टास्क दिया गया है और वो 2 स्टेट सोल्यूशन हो, गजा की जंग बंदी हो, ये सारा अहम टास्क जापान को दिया गया है, वो भी आपको बताएंगे। और गजा में निहत्ते लोगों के साथ क्या हो रहा है उसकी अहम तरीन तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले हम लेबनान बॉर्डर की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। एक एक चीज़ मेरे पास आ चुकी है। बहुत ज़्यादा हमले किए गए हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बड़ी जंग छिड़ी है और सारी तफसीलात आपसे शेयर करना ज़रूरी है। कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरव्यू में कहा था कि हिज़्बुल्लाह बाकायदा तौर पर इसराइल से जंग में दाखिल हो गई है, एंटर्ड इन अ स्टेज ऑफ वॉर, और आज उन्होंने इनके इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब ये जो इलाकों पर कब्जा था, हमने पिछले 4-5 दिनों से आपको अपडेट कर रहे थे कि हिज़्बुल्लाह का ये पूरा प्लान है कि वो उन मुतनाज़िया इलाकों में घुसे जो कि इनके कब्जे में हैं और उनको लिबरेट करवाए, उनको आज़ाद करवाए। तो वो एक इलाके में घुसने पर में कामयाब हो गए हैं और इसका सबूत खुद इसराइली मीडिया देख लीजिए, खुद उन्होंने रिपोर्ट किया है। इन्फिल्ट्रेशन एट म्यूटोला साइट, और यहां पर इन्फिल्ट्रेशन हुई है, यानी कि वो अंदर घुस गए हैं और इस इलाके में एंट्री बैन कर दी गई है। उनके जो शहरी हैं जो इस इलाके में आबाद थे, अब उनको वहां पर बिल्कुल जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। तो ये एक बड़ी, सबसे बड़ी फतह इस वक्त हिज़्बुल्लाह को मिली है और सबसे बड़ी नाकामी इनको उठाना पड़ी है। तो एक इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया और अब मजीद जो इलाके हैं उनकी तरफ वो जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो शिबा फार्म्स का इलाका है, यहां पर पिछले 10 दिनों से झड़पें जारी हैं, पिछले 10 दिनों से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। और यहां पर भी अब इसराइल को दूसरा बड़ा खतरा अब शिबा फार्म्स में है कि अब वो यहां पर भी घुस सकते हैं और इस इलाके को वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बड़े हमले जो हैं वो जारी हैं। अब ये इसराइली मीडिया का बयान देखिए कि टुडे इज अ वेरी स्टॉर्मी बिग ऑपरेशन बाय हिज़्बुल्लाह, कि आज तो वहां पर तूफान उन्होंने खड़ा कर दिया है कि जिस तरह से ऑपरेशन वहां पर किए जा। फिर उन्होंने कहा कि एंटी मिसाइल फायरिंग ऑल द टाइम, यानी कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जब ये मिसाइल की जो फायरिंग है वो रुक जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये गजा में कोई वक्फा नहीं कर रहे बमबारी में, उसी तरह इन पर भी बमबारी बगैर किसी वक्फे के जो है वो जारी है। फिर आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसराइली मीडिया का शिकस्त तस्लीम करना देखिए कि वो कह रहे हैं कि मोर देन सिक्योरिटी एंड मिलिट्री लॉस द बिगर इज इकोनॉमिक डिजास्टर। वो कह रहे हैं कि जो हमारा मिलिट्री और सिक्योरिटी का लॉस हो रहा है उससे कहीं बढ़कर जो इकोनॉमिक डिजास्टर वहां पर आया हुआ है वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है और वो ज्यादा लॉन्ग टर्म है उसके नुकसानात, क्योंकि यहां पर जो लाखों की आबादी थी वो डिस्प्लेस हो चुकी है। ये शहर के शहर हिज़्बुल्लाह ने खाली करवा दिए हैं, उनका खौफ ही इतना है। तो यहां पर इतना बड़ा उनका कारोबार था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री उन्होंने यहां पर लगा रखी थी, रेस्टोरेंट से टूरिज्म था, यानी वो सारी चीजें इनकी ठप होकर रह गई हैं। तो सिर्फ इस बॉर्डर पर उन्हें रोजाना की बुनियाद पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, सिर्फ सारी चीजें वहां पर ठप होने की वजह से। फिर ये आप उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान देखिए कि उनके मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने 1000 से ज्यादा शेल इन पर फायर किए जब से ये जंग शुरू हुई है। तो 1000 से ज्यादा शेल, ये बहुत ही गैर मामूली तादाद है। तो सोचिए कि इन्होंने कितना जाकर डैमेज किया होगा। यानी अगर आप बॉर्डर देखें तो आपको दूसरी तरफ तमाम चीजें नजर आ रही होती है कि ये उनकी मिलिट्री साइट है, ये उनका फलां एरिया है, तो डायरेक्ट हिट वो कर रहे हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। तो 1000 शेल्स उन्होंने जो फायर किया, अब उन्होंने कितना बड़ा डैमेज किया होगा और खुद इसराइली मीडिया जो है वो उसको तस्लीम कर रहा है। किस तरह सैकड़ों इनकी हलाकतें हो चुकी हैं, जो इकोनॉमी का डिजास्टर हो रहा है, बाकी जो नुकसानात हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी आज इनके कमांड सेंटर पर हमला किया गया है, 2 बुरकान मिसाइल फायर किए गए हैं इनके कमांड सेंटर पर, और कमांड सेंटर जो होता है
वो सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। यहाँ पर आपके ऑफिसर्स और हाई रैंक के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जब इस कमांड सेंटर को उड़ाया गया तो इट्स मीन कि उनका मेजर जो नुकसान हुआ है वो इस सेंटर की वजह से हुआ है। फिर आप हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी देखिए कि इस जंग के पहले जो 4 हफ्ते थे उसमें इनके 60 फाइटर जो हैं वो जान से गए हैं, लेकिन पिछले अगर 2 हफ्ते देखें तो उसमें इन्होंने ऑपरेशंस डबल किए हैं, हमले डबल किए हैं, लेकिन एक भी इनका फाइटर जो है वो जान से नहीं गया। तो उन्होंने स्ट्रेटजी को चेंज किया, अपने जो फाइटर्स थे उनको ज्यादा सिक्योर किया और हमले डबल कर दिए और इस्राएली फौजियों को सैकड़ों में हलाक किया, लेकिन अपना उनका एक भी फाइटर जो है वो जान से नहीं गया है। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और ये उनकी जो जंगी सलाहियतें हैं जो कि इंतहाई एडवांस लेवल की हैं उसका भी मुंह बोलता सबूत है कि इस्राएली आर्मी जो अपने आप को बहुत बड़ी आर्मी क्लेम करती है वो अपनी सैकड़ों हलाकतें करवा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह का एक भी फाइटर वो जान से नहीं गया है। तो ये बिग मिलिट्री अचीवमेंट है हिजबुल्लाह के लिए। अब जरा यमन की बात कर लेते हैं। यमन अब इस जंग का सबसे अहम प्लेयर साबित हो रहा है। जो किरदार उसने निभाया है पूरी तरह से उसने इसराइल को दबोच लिया है, जकड़ के रख लिया है और एक अमल जो है वो इसराइल को घुटनों पर लिया है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन और मैप दिखाना चाहता हूं कि जहां से इनके शिप को कैप्चर किया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि ये सऊदी जो उनकी टेरिटरी है वहां से जाकर इस शिप को कैप्चर किया गया और ये उनके यानी यमन के बॉर्डर से 155 किलोमीटर दूर है। तो ये भी उनकी बहादुरी की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि 155 किलोमीटर दूर से जाकर वो शिप कैप्चर करके लेकर आए हैं और वो सऊदी अरब की टेरिटरी में था। और अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसराइल को वो उनकी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। यानी आप देखेंगे उनकी जो सारी ट्रेड वो इसी एरिया से होती है, रेड सी के थ्रू होती है। पिछली वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूं, वो उस तफसील में हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ जो सारी उनकी ट्रेड होती है वो इसी एरिया से होती है, चाहे वो एशिया में हो और यूरोप की भी बड़ी ट्रेड मेडिटेरेनियन सी की बजाय इस रूट से होती है, इस पोर्ट के जरिए होती है, क्योंकि वहां पर मेडिटेरेनियन सी के जो वेदर कंडीशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि वो इसी रूट से आकर यहाँ पर जो इलात की बंदरगाह है यहाँ पर वो सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें। फिर दूसरी आम तरीन बात यह है कि मिसाल के तौर पर यूरोप है या अमेरिका है या कनाडा है, इनके जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं वो एशिया में लगे हुए हैं। मिसाल लीजिए कि जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, लुई विटॉन हो गया, गुची हो गया, उनके जो प्लांट लगे हुए हैं जहाँ पर उनका सामान तैयार होता है वो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश यानी कि उनका सामान तो यहां पर तैयार हो रहा है, तो जब उन्होंने उधर पहुंचाना है इसराइल को तो वो बांग्लादेश से पहुंचाएंगे ना, तो वो रूट भी फिर यही आपको लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका राब्ता एक तरह से यूरोप से भी कट चुका है। यूरोप से जो आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है वो भी आपका इस लिहाज से कट चुका है, क्योंकि उनका माल तो एशिया में तैयार हो रहा है, वहां पर तो तैयार नहीं हो रहा। तो जब एशिया से चीज जानी है तो वो इसी रूट से जानी है। तो इस तरह उनकी रोजाना की बुनियाद पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहां पर नुकसान हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा उनकी इकोनॉमी को डंट डाला गया है वो इस अमल ने डाला है, जो उन्होंने यहां पर उनका रूट बंद कर दिया है। इससे एक तो वहां पर कीमतें बहुत ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। सिर्फ 2 दिन में प्राइसेस जो है उनकी बढ़ना शुरू हो गई हैं। आपको थोड़ा बहुत शायद अंदाजा हो कि जब आपका कंटेनर नहीं पहुंच पाता, उसका डिलीवरी टाइम ज्यादा हो जाता है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। जब खर्चा बढ़ता है तो फिर उसकी कीमत भी बढ़ जाती है मार्केट में। तो बिल्कुल इसी अंदाज से वो जो उनका सामान है उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। फिर जो डिलीवरी नहीं हो पा रही, डिले हो गई है, कुछ ऐसा सामान होता है कि अगर आप उसको खास टाइम लिमिट में ना पहुंचाएं तो वो आपका खराब हो जाता है, आपका उसमें अरबों का नुकसान हो जाता है। तो अब ये भी हो रहा है, वो ऐसे कंटेनर जो फिल फॉर पहुंचना जरूरी थे वो नहीं पहुंच पा रहे, तो इस तरह भी उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहां पर फूड सिक्योरिटी का इस वक्त बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया इसराइल के लिए। वो इसराइल जो गजा में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं जाने दे रहा था, अब यमन के इस अमल से उसकी अपनी फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पर पैदा हो गया है। तो ये एक अमल, इसको आप मामूली मत समझिए। मेरे ख्याल से चाहे वो हिजबुल्लाह के हमले हों या गजा में उनकी जंगी नाकामी हो, इस सबसे बढ़कर ये जो यमन का अमल हुआ है ये सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और इसने सबसे ज्यादा इसराइल को नुकसान पहुंचाया है। यानी ये तो उनका मुल्क बंद करने के मुतरादिफ है ना। यानी अगर आप पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दें तो इसका मतलब आपने पाकिस्तान को बंद कर दिया ना। आप उसकी बंदरगाह को अगर बंद कर दें तो
तो पाकिस्तान तो बंद हो गया, पूरा मुल्क ही बंद हो गया। सेम इसी तरह इसराइल को ये अमल जो है उनको उनके पूरे मुल्क को बंद करने के मुतरादिफ है। और ये इशू कोई आम इशू नहीं है, ये अब इशू ग्लोबल इशू बन चुका है, क्योंकि ये जो सारी शिपिंग होती है ये खास इसके लिए आप कह लें कि कवायद और ज़वाबित हैं, उसके थ्रू ये सारी शिपिंग होती है, इनको प्रोटेक्शन हासिल होती है, एक इंटरनेशनल जो भी उसके लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। तो यमन का इतना बड़ा अमल करना, इतनी बड़ी बहादुरी करना, ये कोई मामूली बात नहीं। अगर आप पिछले 30-40 साल उठाकर देख ले तो कभी किसी का शिप इस तरह से कैप्चर नहीं किया गया, खास तौर पे इस एरिया में। तो यमन का ये अमल इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अहम बात यह है कि यमन यहाँ पर रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने कहा ठीक है यार इतना ग्लोबली प्रेशर आ गया, ये फलाना इंटरनेशनल लॉ हो गया और फलाना हो गया तो हम पीछे हट जाएं या उनको रिलीज कर दें। वो कह रहे हैं हम मजीद पकड़ेंगे और बार बार वार्न कर रहे हैं कि कोई बाकी दुनिया का कोई बशिंदा जो है वो इनके साथ इन्वॉल्व ना हो, इनके शिप पर अगर वो होता है तो हम उसको भी पकड़ेंगे। ठीक है, कोई भी कंपनी इनके शिप को ऑपरेट ना करे। तो आप ये भी सोचें ना कि ये उनको कितना बड़ा नुकसान है कि दुनिया की कितनी ही कंपनीज उनके साथ काम कर रही हैं, तो वो भी अब पीछे हट जाएंगी। कितनी ही सरमायाकारी वहां पर होनी थी वो भी पीछे हट जाएगी। तो यमन पीछे खुद नहीं हट रहा, बल्कि वो कह रहा है कि हम मजीद इनके जहाज़ों पर कब्जा करेंगे। तो मुकम्मल तौर पर उसने यहाँ पर खौफ फैला के रखा है और इनकी तिजारत जो है उसको बंद करके रख दिया है। अब यहाँ पर चूंकि ये इसराइल के लिए ये अमल उनकी मौत के मुतरादिफ है, ये अमल इसराइल को तबाह बर्बाद करने के मुतरादिफ है, इसलिए होश उड़ गए इस वक्त इसराइल के। और जापान को खास तौर पर यह टास्क सौंपा गया है कि वो हमारा ये मसला हल करवाएं। अमेरिका जो है वो खुद इंगेज नहीं हो रहा, यूरोप खुद इंगेज नहीं हो रहा, तो इसलिए अब जापान को ये टास्क दिया गया है। और जापान अब अप्रोच उन्होंने किया है यमन को और उनसे डील कर रहा है और उनसे बात कर रहा है कि आप ये जो मसला आप कर रहे हैं कि इनके जहाज़ों को पकड़ रहे हैं, एक तो उससे भी पीछे हटे, जो आपने पकड़ा है कब्जे में लिया उसको भी आप रिलीज कर दें। तो इस पर डील चल रही है और यमन का एक ही मुतालबा है कि आप जंग बंदी करें, वहां से अपनी फौजें मुकम्मल तौर पर वापस निकालें। जब तक वहां पर जंग बंदी नहीं होगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो यहां पर इस वक्त सूरत हाल खड़ी है, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जो एक आलमी जंग छेड़ सकता है। ये इतना बड़ा अमल है, यानी अगर अमेरिका इसमें किसी तरीके से कूद पड़ता है या इसराइल रिस्पॉन्ड बैक करने की करता है कि वो यमन पर हमला कर देता है, तो फिर हम समझे कि बिल्कुल हम एक तीसरी आलमी जंग में इस वक्त शामिल हो गए हैं। फिर रोज बरोज दुनिया जो है वो फलस्तीन के हक में खड़ी हो रही है और ख़ास तौर पर जो यूरोप की तरफ से रिएक्शन आ रहा है वो बहुत ही उसमें तब्दीली हमें उनकी पॉलिसी में नज़र आ रही है। वो इसराइल पर तनकीद कर रहे हैं और फ़लस्तीन के हक में सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्पेन की जानिब से बहुत बड़ा एक्शन सामने आया। स्पेन ने फ़लस्तीन को एज आ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो रिकग्नाइज कर लिया है। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान है वो इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, तो इसी तरह यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो फ़लस्तीन को रिकग्नाइज नहीं करते और ये कहते हैं कि सिर्फ इस लैंड पर इसराइल का हक है। फ़लस्तीन को वो नहीं समझते और ना ये समझते हैं कि फ़लस्तीन को कोई रियासत मिलनी चाहिए। लेकिन अब स्पेन की जानिब से ये बहुत बड़ा चीज़ सामने आई है, उनकी रियासत ने बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। नेतन्याहू को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है, नेतन्याहू से ताल्लुकात यानी इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया है, इन पर सैंक्शंस लगाने का मुतालबा किया है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त वो जो फ़लस्तीन का मुकदमा है वो सबसे अच्छे तरीके से आलमी सतह पर लड़ा जा रहा है और जो ही कोई बड़ी पंचायत बैठेगी आलमी सतह पर तो फैसला फ़लस्तीन के हक में आएगा। अब दुनिया को समझ आ गई है कि फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर यहाँ पर ये इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सकता और दुनिया का अमन भी पॉसिबल नहीं है। अब ज़रा गज़ा के निहत्ते लोगों की बात कर लेते हैं। गज़ा पर इसराइल की पूरी कोशिश है कि जितने लोगों को शहीद कर सकता है वो करे, जितना खौफ फैला सकता है फैलाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो इजिप्ट में धकेल सके और यूं उसको लगता है कि वो कब्जा कर सकता है गज़ा पर। लेकिन ये उसकी भूल है। अभी जो बड़े वाक़यात हुए हैं उसमें इंडोनेशियन हॉस्पिटल का इन्होंने मुहासरा किया और वहाँ पर 12 लोगों को शहीद किया है और ये जो शहादत हुई है 12 लोगों की, ये डायरेक्ट गोलियां बरसा कर हुई है। जैसे इन्होंने अल-शिफा हॉस्पिटल में कत्लेआम किया था, अब ये इंडोनेशियन हॉस्पिटल के करीब पहुंचे और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जो इनको पहले नजर आए 12 लोग अभी तक रिपोर्ट हुए हैं जिनको डायरेक्ट गोलियां मारकर शहीद किया गया है। फिर दीर अल बाला का जो इलाका है सेंटर में, यहाँ पर इज्तिमाई कब्रों की वीडियोस और तस्वीर सामने आई हैं।
यहाँ पर बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं और इज्तिमाई कब्रों में जो है उनको दफनाते हुए वो वीडियो सामने आई हैं। इसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपडेट्स किया है कि 13,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। हालांकि ये तादाद जो है वो बहुत कम है, हमारे हिसाब से ये 17 से 18,000 के करीब ये लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिकेशन वहाँ पर नहीं है, लाशें सड़कों और गलियों में पड़ी हुई हैं, तो जब ये जंग ख़त्म होगी, कम्युनिकेशन बहाल होगी, तो फिर एग्जैक्ट नंबर आएंगे। और बहुत सारा मीडिया कह चुका है कि ये तादाद इससे बहुत ज़्यादा है, यानी ये 17-18,000 के करीब है जो शहीद हुए हैं, और जो ज़ख्मी हैं वो 40,000 प्लस हैं, और वो जो ज़ख्मी हैं वो भी शहीद हो सकते हैं क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल रहा। थोड़ी सी अगर आपको वेस्ट बैंक की सूरत हाल शेयर कर लें तो वेस्ट बैंक में भी यही प्लान है कि यहाँ के लोगों को जॉर्डन में धकेल दिया जाए और वहाँ पर भी यही जुल्म ढाए जा रहे हैं। एक तो उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनके घर छीने जा रहे हैं, उनके घर बिल्डोज़र से गिराए जा रहे हैं। ऐसा होता है कि उनकी फ़ौज और उनके शहरी आते हैं, घरों से निकाल देते हैं फ़लस्तीनियों को, उनके घर कब्जे में ले लेते हैं। जो ऑलिव ऑयल के वहाँ पर ज़मीनें हैं जहाँ पर साल साल उन्होंने मेहनत करके वो फल तैयार हुआ है और दुनिया का सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल यहाँ वेस्ट बैंक में तैयार होता है, तो वो ज़मीनें भी इनसे छीनी जा रही हैं और ये कीमती तरीन ज़मीनें हैं, कीमती तरीन ये लैंड समझी जाती है जो फ़लस्तीनियों से छीनी जा रही है। और वहाँ की जो इकॉनमी है फ़लस्तीनियों की वो मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गई है, क्योंकि इतने अरसे से उनकी दुकानें, उनके कारोबार ठप होकर रह गए हैं। उनके पास कोई बचत पहले ही नहीं थी, कोई ज़रिया आमदनी अब बाकी नहीं रहा। वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन हो चुका है, दुकानें मार्केटें बंद है, जो बाहर निकलता है उसको मार देते हैं, तो उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। लाखों की तादाद में नौकरियां वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं, खाने का प्रॉब्लम वहाँ पर पैदा हो रहा है, पानी का प्रॉब्लम वहाँ पर पैदा हो रहा है। तो पूरी तरीके से गज़ा को और वेस्ट बैंक को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इनकी भूल है। जुल्म बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। जो कुछ इन्होंने किया है इनको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, और जो फौजी नाकामी इनको हो रही है वो अब सारी दुनिया के सामने ये नंगे हो गए हैं और दुनिया को पता चल गया है कि ये फौजी तौर पर ये फतह याब नहीं हो सकते हैं, और सिर्फ मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारने का इनमें यही इनका काम है, ये इनकी फ़ौज करती आई है और अब भी कर रही है। लेकिन एक दिन आएगा, हिसाब का दिन आएगा, और वो हिसाब का दिन बहुत करीब है। ये अहम तरीन तफसीलात थी जो कि आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।